नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग नए वीडियो लेके आए हैं फीटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। हम लोग बैक टू बैक नए क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ज़रूरी है। तो जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एकदम बेनिफिट है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा और आज का क्वेश्चंस देखते हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉकी पुल्ली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बेल्ट ड्राइव के साथ किया जा सकता है। जॉकी पुल्ली बोला गया है, तो यहाँ पर बेल्ट ड्राइव जो हम लोग देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव है ना, जहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जॉकी पुल्ली का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट कुछ से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि ओपन बेल्ट ड्राइव का ये फर्स्ट पुल्ली और ये होता है सेकेंड पुल्ली। इन दोनों के बीच में जब भी हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या लगाते हैं, बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं। तो इस बेल्ट ड्राइव में जब पावर ट्रांसमिशन की जाती है तो उस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे चलते चलते बेल्ट जो है लूज़ होना चालू हो जाता है। तो जब ये बेल्ट लूज़ होगा तो इसमें स्लिपिंग एंड क्रीपिंग, ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, स्लिपिंग एंड क्रीपिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। तो स्लिपिंग एंड क्रीपिंग से क्या होगा, पावर लॉस होगा, जो कि ट्रांसमिशन पावर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा। तो इस पावर लॉस को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक जॉकी पुल्ली लगा देते हैं। अब जॉकी पुल्ली क्या करेगा, इसको बेल्ट को टेंशन दे के रखता है, जिसमें बेल्ट में टेंशन जब रहेगा तो इसकी जो कांटेक्ट पॉइंट है बेल्ट की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कांटेक्ट पॉइंट या फिर बेल्ट का क्या बोल सकते हैं, इसको चाप को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जॉकी पुल्ली का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। और ये कौन से बेल्ट में किया जाएगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में। ओपन बेल्ट ड्राइव में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ड्राइव एंड का पुल्ली होगा जिसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जैसा होगा, सेम टू सेम ड्रिवन का भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन होता है। और दूसरा चीज़ एक और, इसमें बिग पुल्ली और स्मॉल पुल्ली दोनों के बीच का रेशियो क्या होना चाहिए, 6:1 रखा जाता है। अगर इससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो बेल्ट जो है लूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जॉकी पुल्ली का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रेजिंग प्रायः निम्नलिखित में से किस तापमान पर की जाती है। तो ब्रेजिंग आप लोग को पता होगा ये हार्ड सोल्डर के अंतर्गत आता है और ये 450 डिग्री से अधिक पर किया जाता है। क्लियर है। ब्रेजिंग जो है हार्ड सोल्डर के अंतर्गत आता है और इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर की जाती है। 450 डिग्री से कम पर हम लोग किसको करते हैं, सोल्डरिंग को। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर निम्नलिखित में से किससे चेक किया जा सकता है। बाहरी थ्रेड का पिच डायमीटर। अब थ्रेड की पिच डायमीटर हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये एक थ्रेड है, तो कोई भी थ्रेड का पिच डायमीटर क्या कहलाता है उसको पहले देख लेते हैं। ये जो बाहरी एरिया है ये इसका मेजर डायमीटर कहलाएगा, अंदर का जो डायमीटर है ये क्या कहलाएगा, माइनर डायमीटर कहलाएगा, माइनर डायमीटर, और ये कहलाता है मेजर डायमीटर। और पिच डायमीटर इसको एक इमेजिनरी लाइन माना जाता है, तो ये कहलाता है बीच का भाग। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का भाग क्या कहलाता है, पिच डायमीटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब इस पिच डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट मेजरमेंट भी एक होता है, एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वहीं इसका क्या कहलाता है, पिच डायमीटर कहलाता है। और इसी पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, जिसमें एक एंगल रहेगा और इस एंगल पर सेकेंड भाग में क्या रहेगा, खांचे बने होंगे।
कुछ इस प्रकार से स्पिंडल में, और ये दोनों क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जा करके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रू पिच डायमीटर जो है काम करता है। और इन दोनों के बीच का एंगल अगर पूछेगा तो याद रखना हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग BSW मतलब कि ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड होता है, इसका एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है। अगर हम लोग इसी को मीट्रिक थ्रेड की अगर बात की जाए तो मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। तो जनरली हम लोग मीट्रिक थ्रेड की बारे से बात करेंगे तो इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री रखा जाएगा। अगर वो ब्रिटिश थ्रेड रहेगा तो उसका एंगल कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप टूल पर निम्नलिखित में से कौन सा एक एंगल ग्राइंड किया जाता है। एक एंगल ग्राइंड करना मतलब जब भी हम लोग सॉफ्ट मेटल और मीडियम कार्बन स्टील या तो हार्ड मेटल, ये तीन चीज़ का है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो जब भी हम लोग सॉफ्ट मेटल पर अगर कटिंग करने की कोशिश करते हैं तो सॉफ्ट मेटल के लिए, एक सेकेंड, सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, ये तीन प्रकार से मेटल होते हैं। तो सॉफ्ट मेटल पर अगर हम लोग कोई टूल के द्वारा कटिंग कर रहे हैं तो उस पर हमेशा हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है। और मीडियम पर हम लोग 0 और हार्ड मेटल पर हम लोग नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, नेगेटिव एंगल दिया जाता है। तो यहाँ पर कार्बाइड टिप्ड टूल बोला है, तो कार्बाइड टिप्ड टूल क्या होता है, हार्ड मेटल की कटिंग के लिए होती है, इसलिए इस पर हमेशा हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। क्लियर है। हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रेक एंगल दिया जाएगा। जब भी हार्ड मेटल की कटिंग होगी तो वहाँ पर नेगेटिव रेक एंगल, और जब भी सॉफ्ट मेटल की कटिंग होगी तो वहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल, और जहाँ पर मीडियम हार्ड रहेगा वहाँ पर हम लोग 0 रेक एंगल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लेथ पर अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरीज उपयुक्त होती है। लेथ मशीन में उपयुक्त एसेसरीज के बारे से जानने से पहले कुछ चीज़ और है उसको देख लेते हैं। जैसे कि लेथ मशीन का ये वाला भाग क्या कहलाएगा, हेड स्टॉक, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, टेल स्टॉक। हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक पर हमेशा जॉब के साथ हम लोग क्या फिट करते हैं, चक को फिट करते हैं, और यही चक जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। चक के साथ हम लोग जॉब को फिक्स करते हैं और टेल स्टॉक की ओर से हम लोग कोई मैंड्रिल्स या फिर आपका सेंटर उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर अनियमित आकार के जॉब को होल्ड करने के लिए जनरली हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। अनियमित आकार के जॉब को होल्ड करने के लिए फेस प्लेट का उपयोग करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे तो उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि हेड स्टॉक में हमेशा क्या होगा, लाइव सेंटर होता है। दूसरा चीज़ है, लाइव सेंटर के साथ साथ ये याद रखना है कि हेड स्टॉक के स्पिंडल पर या स्पिंडल जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर मोर्स टेपर होते हैं, मोर्स टेपर होता है। और हेड स्टॉक के स्पिंडल पर हम लोग जॉब को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जॉब होल्डिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, टेल स्टॉक की अगर बात करेंगे तो टेल स्टॉक में क्या रहेगा, डेड सेंटर पाया जाता है, और इस पर भी मोर्स टेपर होंगी। और जितनी भी कटिंग टूल्स हैं जैसे कि ड्रिलिंग या रीमिंग या टैपिंग, ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पर होल्ड करते हैं, तो टेल स्टॉक पर होल्ड किया जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो सेंटर यूज़ करते हैं, तो कभी कभी सेंटर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेंटर चाहे वो डेड सेंटर हो चाहे लाइव सेंटर हो, तो जो सेंटर यहाँ पर यूज़ करते हैं उसका एंगल होता है 60 डिग्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। और जो भी सेंटर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा उसका मटेरियल क्या रहेगा, हाई कार्बन स्टील से इसको बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से निम्नलिखित में से गुण, कौन से गुण की वृद्धि होती है।
तो जब भी हम लोग स्टील की प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग मीन्स हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन, तो आपको पता होगा किसी भी मेटल पर अगर हम लोग मेटल्स पर क्या करें, हार्डनेस की गुण इंक्रीज करें। हार्डनेस की गुण इंक्रीज कब होगा, जब हम लोग अगर इस पर हम लोग किसी भी मेटल पर हार्डनेस की गुण को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर साथ ही साथ में इसमें कार्बन की परसेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। अब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो किसी भी मेटल की ब्रिटलनेस की गुण जो है बढ़ जाती है। तो ये सभी एक साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से, जब कार्बन को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस दोनों का गुण बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, हार्डनेस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डनेस। जब भी किसी स्टील पर कार्बन की परसेंट को बढ़ाई जाएगी तो उसकी हार्डनेस वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, मैचिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को मेजर करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। फिलर गेज को और हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं थिकनेस गेज। थिकनेस गेज या फिर हम लोग इसी को ही बोलते हैं क्लियरेंस गेज के नाम से जाना जाता है। इनको आपको याद रखना है। क्लियर है। दो मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को मेजर करने के लिए मान के चलो कि ये दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स के बीच अगर गैप को हमको मेजर करना है तो किसका उपयोग करेंगे, फिलर गेज, थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर फिलर गेज की बात की जा रही है तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का गैप तो मेजर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में इंजन का जो फिन्स होता है, फिन्स के गैप को मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ में हम लोग स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग के बीच के गैप को मेजर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फिलर गेज या थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा फिलर गेज जो होते हैं वो कितने सेट में पाए जाते हैं, ये 7 सेट में पाए जाते हैं। और प्रत्येक फिलर गेज पर जो नंबर लिखा होगा, मान के चलो कि ये एक फिलर गेज है तो अगर इस पर नंबर लिखा है कुछ इस प्रकार से कि 0.7, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.7 उसकी थिकनेस को शो करता है। ये कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसको याद रखना। थिकनेस गेज का साइज कहाँ पे लिखा रहेगा, उसके ब्लेड पर ही लिखे जाते हैं। ये ब्लेड है तो इसके ब्लेड पर इसके साइज को लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में निम्नलिखित में से कौन से मैकेनिज्म का प्रयोग होता है जिससे प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदला जाता है। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर का अंदर का भाग देखो कुछ इस प्रकार से होता है। ये डायल है, डायल के अंदर में एक प्लंजर लगे रहते हैं और इस प्लंजर का मोशन जो होता है वो जॉब के कांटेक्ट से होता है। जॉब की प्रोफाइल जैसी रहेगी वैसे ये ऊपर नीचे मूव करेगा। तो जब ये डायल टेस्ट पर हम लोग रैक का उपयोग करते हैं तो रैक में क्या बनाया जाता है, थ्रेड बना दिया जाता है। अब इस थ्रेड के साथ में एक पिनियन को अटैच कर दिया जाता है जिस पर भी क्या रहते हैं, थ्रेडेड भाग होते हैं। अब ये थ्रेड आपस में यहाँ पर पॉइंटर लगा दिया जाएगा। तो जब जैसे ही जॉब पर ऊपर नीचे आएगा, ऊपर या नीचे जब मोशन होगा तो ये क्या करेगा, प्लंजर उसको दबाएगा, ऊपर नीचे मूव कराएगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। अब जब प्लंजर जो है लीनियर मोशन कर रहा है तो इसके साथ जुड़ा हुआ पिनियन कौन सा गति करेगा, तो ये करता है रोटरी मोशन। क्लियर है। मतलब रैक एंड पिनियन, रैक और ये हो गया इसका पिनियन। तो रोटरी मोशन, लीनियर मोशन को हम लोग रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के पेयर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि रैक और पिनियन दोनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैक और पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग हम लोग लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं।
डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग हम लोग किसी भी जॉब की प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। प्रोफाइल मीन्स उसकी स्ट्रेटनेस, या किसी जॉब की गोलाई को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है की वे ग्रू होल में रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस रिमर का प्रयोग करना चाहिए। तो रिमर डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, तो एक्चुअली जो यहाँ पर की वे बोला गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। की वे मतलब क्या होगा, किसी भी जॉब पर अगर हम लोग की वे का निर्माण करते हैं, की वे मीन्स इस प्रकार से ग्रू, या तो इसका सर्कुलर हम लोग चेक करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये की वे है। अब इस पर कोई होल बना हुआ है तो उसको हम लोग को रिमिंग करके फिनिश करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन सा रिमर का उपयोग करना ज़्यादा उपयुक्त है उसको यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हेलिकल फ्लूटेड रिमर का उपयोग किया जाता है। हेलिकल फ्लूटेड का मतलब होता है कि जो रिमर है उस पर अगर हेलिकल फ्लूट्स काटे जाएंगे तो उसको आसानी से हम लोग अधिक गहराई तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो जनरली हेलिकल फ्लूटेड रिमर का उपयोग हम लोग किसी की वे या के ग्रू में हम लोग को रिमिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर रिमर की बात हो रही है तो रिमर से भी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। जैसे रिमिंग ऑपरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रिमिंग ऑपरेशन को हम लोग जनरली तीन त्रिभुजों से, अपोजिट त्रिभुजों से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। रिमिंग ऑपरेशन में जनरली इसका जो ग्रेड होता है वो ग्रेड है N4 से लेकर के N6 ग्रेड तक इसको डिनोट किया जाता है। अगर इसकी RA वैल्यू, रफनेस ग्रेड की अगर बात की जाए, रफनेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये 0.2 से लेकर के 0.8 तक रखा जाता है। अगर रफनेस ग्रेड के बाद में अगर हाई स्पॉट्स की बात की जाए तो हाई स्पॉट्स इस पर कितने होते हैं, 16 माइक्रोन तक होते हैं। क्लियर है, 16 माइक्रोन तक के हाई स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। रिमिंग ऑपरेशन का उपयोग क्यों करते हैं, किसी भी होल को फिनिश्ड साइज में बनाने के लिए रिमिंग ऑपरेशन की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, हेलिकल फ्लूटेड रिमर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करके धातु की सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को हटाया जाता है। अब जब भी आप लोग का फिनिशिंग ऑपरेशन की बात की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड से जब कटिंग करते हैं तो रफ कटिंग होता है। तो उस दौरान रफ कटिंग को हम लोग क्या करेंगे, उसको फिनिश्ड करना है। तो किसी जॉब की सरफेस पर अगर कोई हाई स्पॉट्स आ जाता है, हाई स्पॉट्स मीन्स कुछ गड्ढे या ऊपर नीची सतह, तो इस हाई स्पॉट्स को हम लोग को हटाने के लिए एक टूल का उपयोग करते हैं जिसे बोला जाता है स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर। तो बहुत छोटे चिप्स के रूप में हम लोग निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। अब स्क्रैपर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी चिप्स हैं या हाई स्पॉट्स हैं उसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है और सतह को एकदम फाइन किया जाता है। तो जब इसको फाइन बना लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शुद्ध साइज में बन जाएगा। तो यहाँ से और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो स्क्रैपर होता है इसका ग्राइंडिंग एंगल के बारे से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ग्राइंडिंग एंगल जो होगा इसके पॉइंट का वो कितने डिग्री होता है, 81 डिग्री होता है। और स्क्रैपर का जो मटेरियल होगा वो होता है हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील मीन्स जिसमें कार्बन की परसेंट 0.5% से ज़्यादा कार्बन होता है। और 0.5% से ज़्यादा अगर कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इसके पॉइंट का ग्राइंडिंग एंगल क्या होगा, 81 डिग्री, और इसमें कार्बन का परसेंट 0.5 से अधिक होता है, इसलिए उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और इसका मटेरियल क्या होगा, हाई कार्बन स्टील से इसको बनाए जाते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्क्रैपर आ जाएगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी आप लोग को डाउट होगा तो उसको आप कमेंट्स कीजिएगा।
और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।